तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इक्वेशंस। इक्वेशंस होती क्या है? तो भाई इक्वेशंस एक हिसाब से ये होती हैं कि ज्योमेट्री की जो कुछ फिगर्स हैं उनको हम वेरिएबल्स में लिखते हैं, उन्हें इक्वेशन बोलते हैं। चलिए जी, कोशिश करते हैं कुछ सीखने की। तो जैसे ये वेरिएबल्स हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इक्वेशंस लिखी जाती हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं जी वेरिएबल्स, चर पद हिंदी में हम इनको बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है कि 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 6 ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, इसको किसी के साथ इक्वेट नहीं किया गया है, इसको इक्वेट कर दिया गया किसी के साथ। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 9, इसको 9 के साथ इक्वेट कर दिया गया, जरूरी नहीं है 0 के साथ इक्वेट किया जाएगा। तो ये इक्वेशंस हैं। कितने वेरिएबल में है? यहाँ पर एक्स वाई जेड में से कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है, एक वेरिएबल में है। और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर एक ही है, एक्स की पावर। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती, जैसे कि ऐसे होता 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गई? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक का मतलब है कि हाईएस्ट पावर 2 है और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल है जी एक ही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल ये हो गई। अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन चाहिए तो हाईएस्ट पावर 3 कर दो, बस हाईएस्ट पावर 3 कर दो, खत्म कहानी। x³ प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है एक ही वेरिएबल के अंदर। क्लियर है जी? तो अगर मैं 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिखूं तो जनरली जो हमारे सिलेबस की चीज़ें हैं वही मैं लिखूंगा। ठीक है, दुनिया जहान का अलजेब्रा उठाकर आपके पर नहीं देखे मारूंगा, जो अपना सिलेबस है। तो अगर मैं 2 वेरिएबल में लिखूं तो इस तरह की इक्वेशन आपने देखे होंगे। तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक हो जाती, 3 होती तो क्यूबिक हो जाती। ठीक है, 2 होती तो द्विघाती हो जाती हिंदी में, त्रिघाती हो जाती हिंदी में, क्यूबिक। त्रिघाती 3 घात है जिसकी। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक घाती एक समीकरण है ये, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया इक्वेशन से। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट, सोल्विंग 2 and 3 वेरिएबल इक्वेशंस। एग्जामिनर कभी भी आपको एक वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व करने के लिए नहीं देगा है? तो इसमें तो आप डायरेक्टली बोल दोगे x इज इक्वल टू 3। तो जनरली वैसे एक वेरिएबल की इक्वेशन भी कई बार हमें सोल्व करने को मिल जाती है। तो जनरली हमें 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की इक्वेशन मिलेंगी। तो अगर हमें 2 वेरिएबल की इक्वेशन मिलती है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो हमें 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन मिलती हैं सोल्व करने के लिए। अगर आपको इक्वेशन 3 वेरिएबल में मिलेगी तो 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन मिलेंगी। 3 इक्वेशन कैसे मिलेंगी? 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 9, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, 3x प्लस y माइनस 7z इज इक्वल टू 4। तो 3 वेरिएबल के अंदर हमें 3 इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो आपने स्कूल के अंदर काम किया ही है। ठीक है, ये भी हो सकता है आपने किया हो, आपको याद हो या नहीं याद हो। तो आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से ये सब सीखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर 3 वेरिएबल में इक्वेशन है तो 3 मिलेंगी, 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तो 2 मिलेंगी। कभी कभी 3 वेरिएबल में इक्वेशंस होती हैं और एग्जामिनर आपको सिर्फ 2 सोल्व करने के लिए देता है। तो या तो वो स्पेशल केस होता है, ठीक है, या फिर आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको नहीं सिखा सकता। हम धीरे 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 सीखेंगे। हम क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, जितना आपने सोचा उससे बहुत ज़्यादा हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो 2 वेरिएबल के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, हम या तो x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं या y के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अगर y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहता हूँ तो ऊपर मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 3 चौके 12,
और नीचे मैं 4 से गुणा कर दूंगा, 4 तिये 12, और फिर मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो 3 तिये 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17x। वाई वाला तो टर्म गया, 3 7 21 और 4 दूनी 8, तो दैट विल बी 29। x विल बी 29/17। अब ये इतना गंदा सा क्यों आया? ये इतना गंदा इसलिए आया क्योंकि मैंने खुद इक्वेशन लिखी है, पहले सोच कर नहीं लिखी है, डायरेक्टली ऐसे ही लिख दी। तो सोल्व कुल मिलाकर ऐसे होएगा। फिर हम x की वैल्यू कहीं ना कहीं पर पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाए। एग्जाम में इतनी गंदी नहीं आती हैं, वो सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सोल्व हम कैसे करेंगे? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, वो हम ऐसे करेंगे। 3 वेरिएबल वाली कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप सोल्व करेंगे। नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे भाई, हम फिर से हाजिर हो जाएंगे, आप वीडियो सोल्यूशन देख लेंगे। देन आगे एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हलों की संख्या। तो इसके अंदर वो आपको देता क्या है? एग्जामिनर जनरली आपको ऐसे दे देता है 2x + 3y + 7 = 0, 3x + 2y - 6 = 0। ये जो दो इक्वेशन हैं, इनके हलों की संख्या बताओ, इनके कितने सॉल्यूशन हैं, इनके कितने सॉल्यूशन हैं, इसका क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। उसके लिए हमें एक बार समझना पड़ेगा कि इक्वेशन होता क्या है। चलिए जी देखते हैं। ये XY प्लेन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये ओरिजिन है। उम्मीद है आपने ये देखा होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर मैं आपको देता हूँ एक ऐसी इक्वेशन 3x - 9 = 0, एक लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, तो ये आएगा x = 3। ठीक है, अगर मैं आपको देता हूँ एक इक्वेशन ऐसी 2x + 3y = 6, कोई ऐसी इक्वेशन, ठीक है, तो लीनियर, अगर लीनियर इक्वेशन हो, इसको हमने क्या बोला है? लीनियर, यानी कि लाइन बनाएगी। तो x = 3, x की वैल्यू 3 कहाँ पर होएगी? ये 1 होएगा, ये 2 होएगा, ये 3 होएगा। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x = 3 को। इस इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट करते ही, ऐसे ही अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 रख दूं, रखो एक बार x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां x की वैल्यू 0 है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आएगी 2। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर x 0 है, y 2 है, वहां से ये लाइन पास होती है। x 0 है और y 2 है, यहां से ये लाइन पास होती है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू आएगी 3। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर y 0 है और x 3 है, तो हाइट तो 0 है और x 3, ये यहां पर है। तो ये जो लाइन है ये यहां से पास होती है भाई साहब, ये जो लाइन है, ये इस लाइन को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इस लाइन को मैं ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करूंगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगी। अगर अलजेब्रा में इसी लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो कुछ ऐसा ये फॉर्म ले लेगी। तो अब आप बोलोगे सर अगर 3 वेरिएबल हो गए तो क्या होगा? तो बनता है भाई साहब एक प्लेन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समतल। उसमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स, वाई और एक जेड, जो आपने 11वीं 12वीं में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने किया होगा, जहां पर 3 एक्सिस होते हैं। एक प्लेन, एक समतल। एक प्लेन क्या होता है? एक पेज की तरह होता है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब हम आते हैं हलों की संख्या पर। तो होता क्या है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2 लाइनें हैं, वो कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 केस हैं। या तो वो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, 0 जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, या वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगी, एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी। मैं बोल रहा हूं एक और केस हो सकता है, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर लेटी है। हो सकता है ना भाई, एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर लेटी है, तो टोटल 3 केस हो गए। 2 लाइनें कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? या तो वो एक दूसरे के ऊपर लेटी होंगी तो इनफाइनाइट जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, या वो एक दूसरे को एक बार इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या फिर वो एक दूसरे को 0 बार इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और मैंने आपको क्या बताया, लाइनें जो होती हैं उनको हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
एग्जामिनर कई बार आपको इक्वेशंस देता है दो, और आपको ये वो पूछना चाह रहा होता है इन इक्वेशंस को जो लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं वो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया बताता हूँ, और हो सकता है आपको आ भी गया। 2x + 3y + 7 = 0। एक और ले लेते हैं 4x + 6y + 14 = 0। मान लो ये दो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को भी एक लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी, इस इक्वेशन को भी एक लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। तो हो सकता है वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है एक दूसरे के ऊपर लेटी हो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लो भाई। ठीक है, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं या नहीं काट रही हैं। वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, स्लोप के ऊपर, कि लाइनें कितनी तिरछी हैं। और स्लोप डिपेंड करता है एक्स एंड वाई के कोड, एक्स एंड वाई के जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उनके ऊपर। स्लोप मतलब कि कितनी ढलान है। अगर दोनों लाइनों की ढलान सेम हुई तो वो एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं। अगर एक की ढलान इतनी है और एक की ढलान इतनी है अलग है तो वो एक दूसरे को काट जाएंगी। ठीक है, तो स्लोप हमें कैसे पता चलता है? स्लोप हमें पता चलता है भाई साहब किससे? एक्स और वाई के कोफिशिएंट से। तो यहां पर एक्स और वाई का कोफिशिएंट, अगर मैं आपको ये बोलूं, मान लो ये इक्वेशन ऐसे हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर मैं आपको ये बोलूं कि a1/a2 = b1/b2, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि दोनों लाइनों के स्लोप बराबर हैं। तो अब आगे दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर दोनों लाइनों के स्लोप बराबर हैं तो या तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी या वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी होंगी। तो अगर ये तीसरा भी बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन ही बराबर हैं, यानी कि जो लाइनें जो ये दो हैं ये दोनों सेम ही हैं तीनों, अगर ये बराबर हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइनें हैं, कोइंसिडेंट समरेखीय लाइनें हैं, समपाती लाइनें हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। और यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे? यहाँ पर अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ से पता चलता है स्लोप बराबर है यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये तीसरा भी बराबर है यानी कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। अब दूसरा केस है कि स्लोप बराबर है बट एग्जैक्टली सेम लाइनें नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाला केस है, ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि दो ऐसी लाइनें हैं उनका स्लोप ही बराबर नहीं है। तो यानी कि टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे? तो यहां पर टोटल होएगा जी 1 सॉल्यूशन। आप बोलोगे सर 1 सॉल्यूशन कैसे होएगा, एक हल कैसे होएगा? अगर दो ऐसी लाइनें हैं जिनका स्लोप ही बराबर नहीं है, ऐसे अलग अलग है, तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ये जो पॉइंट है ये उनका सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें कैसे पता चलेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चलेंगे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो क्या पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो इतने, दूसरी कंडीशन ट्रू है तो इतने, और तीसरी कंडीशन ट्रू है तो, ठीक है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण जो है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे, और बाकी सारी बातें हम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें, ताकि हम स्टार्ट कर सकें काम को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे सिलेबस में है ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो ये x है, बाकी a b c कॉन्स्टेंट होंगे, जैसे 3x² + 2x + 5 = 0। ठीक है, और हाईएस्ट इसकी जो पावर है वो 2 है। तो यहाँ पर इसके बारे में सबसे पहले एक मैं बेसिक फैक्ट आपको बता दूं कि इसकी रूट्स क्या होती हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी रूट्स बताओ, या फिर हिंदी में इसके मूल बताओ कि वो रूट्स क्या होते हैं। रूट्स ऐसी दो वैल्यू होती हैं
यहाँ पर इसके दो रूट्स निकलते हैं। रूट्स ऐसी दो वैल्यू होते हैं जिनको हम यहाँ पर रखेंगे एक्स की जगह पर, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होएगी। मान लो मैं आपको एक इक्वेशन दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो अगर आप यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे या फिर आप 4 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 7 दिए 21 प्लस 12, तो देखो एक बार 9 और 12 प्लस का 21 माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो मान लो इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा हमें पता लगता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता चलता है कांस्टेंट टर्म सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज एज ए नोट्स अपने नोटबुक के अंदर लिख लो, इसको आगे डिटेल में हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको आगे कुछ चीजें बताता हूं। पहला पॉइंट कवर हो गया, इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट बताता हूं। अगर आपको इक्वेशन की रूट्स पता है, जैसे मान लो आपको पता चल गया 3 और 4, तो आप वो इक्वेशन बना सकते हो, या फिर 3 और 4 को एक बार छोड़े, मान लो आपको इक्वेशन की रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो आप यहाँ से इक्वेशन भी बना सकते हो कि कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक्चुअल एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ, मान लो हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 2 और 5 है, तो आप क्या कर सकते हो? एक्स स्क्वायर, इनका सम क्या है 7, तो माइनस 7x, प्रोडक्ट क्या है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 और 5 पुट करके देखो ये सेटिस्फाई कर रही होगी। मान लो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 3 और माइनस 5 हो, तो यहाँ पर जो भी इनका सम होता है उसका साइन हम चेंज कर रहे होते हैं। उनका सम कितना है भाई? आप बोलोगे सर उनका सम तो -2 है, तो साइन चेंज कर दो प्लस 2x। प्रोडक्ट कितना है? -15, प्रोडक्ट का एज इट इज हम लिख रहे होते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई जिसके ये वाली रूट्स है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर भी 1 है। अब कुछ आपने इक्वेशन ऐसी देखी होंगी जिनमें ऐसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऐसे होता है, आप बोलोगे सर वो कैसे आता है? फिर वही मैं आपको बताता हूँ। अब मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ जिसकी रूट्स 3/2 और 5/2 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, सम कितना भाई? 5 और 3 8/2 यानी कि 4, तो -4x। प्रोडक्ट कितना भाई? 5 दिए 15/4 यानी कि 15/4 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर अच्छा थोड़ी लग रहा है, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ऐसी इक्वेशन को फिर सोल्व कैसे करेंगे एग्जाम में? हाँ, यही मैं बताने वाला हूँ अगले उस पर। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम इक्वेशंस को सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों केसेस को थोड़ा सा डिफरेंटली हम देखेंगे। ठीक है, ताकि हम जल्दी सोल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमने देखना है कि 2 ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो और यहाँ के साइन को बदल दो जिनका सम 7 हो। तो हिट एंड ट्रायल से 4 3 12, 4 और 3 का प्रोडक्ट 12 है, सम 7 है, तो दोनों रूट आ गई 4 और 3। अब आगे देखेंगे 2 ऐसे नंबर, प्रोडक्ट का साइन नहीं बदलना, जिनका प्रोडक्ट -5 हो, इसका साइन बदलो, सम 4 हो। तो -5 को पहले तो 5 को ही तोड़ो, 5 एकम 5। अब प्रोडक्ट -5 है यानी कि इन दोनों में से एक नेगेटिव है। जी हाँ, अब कौन सा नेगेटिव है कैसे डिसाइड होगा ये बताएगा। दोनों का सम क्या है? -4 नहीं है, साइन बदलना होता है, +4 है, तो यानी कि बड़े वाला पॉजिटिव रहेगा। तो ये 2 रूट्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात नहीं बताई, एक्चुअल में होता क्या है। हम एट द एंड ये काम करने के बाद, चलो मैं यही बता देता हूं पहले। जैसे यहां पर जब आप प्रोडक्ट देखोगे, हम एक्चुअल में प्रोडक्ट ऐसे देख रहे होते हैं। एक्चुअल में रूट्स का प्रोडक्ट हम देख रहे होते हैं सोल्व करते वक्त 2 × 10, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि 1 × समथिंग करोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो हमने सिर्फ यहाँ से ले लिया, एक्चुअल में हम ऐसे देख रहे होते हैं। तो 10 दूनी 20,
प्रोडक्ट रूट्स का 20 है और सम क्या है, सम सिर्फ यहां से हम देख रहे होते हैं लेकिन साइन चेंज करेंगे 9। तो 20 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ो जिनका सम 9 हो, 5 के 20। फिर हम इससे डिवाइड भी कर रहे होते हैं। तो ये बात मैंने ऊपर ये बात भी नहीं बताई, क्यों? क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर भी क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो जो एक्चुअल रूट्स हैं 5/2 एंड 4/2 हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई? अब ये काम आप कर सकते हो। तो आगे जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आजमाइए अपनी नॉलेज। और हाँ, आगे क्वेश्चन करने से पहले एक और बात और, कभी कभी कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनकी जो रूट्स हैं वो इरेशनल होती हैं। ठीक है, जैसे कि जिनकी रूट्स हैं वो ऐसे होती हैं 3 + √5 है, 3 - 2 √3, इस टाइप की। तो इन नंबर्स को हम ऐसे नहीं देख पाएंगे कि कौन से 2 नंबर का प्रोडक्ट ये है, कौन से 2 नंबर का सम ये है। वैसे देख सकते हैं, उनको भी तरीके हैं, बट उतना इजीली उनको हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो मैं एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला ax² + bx + c = 0। अगर मुझे इसकी रूट्स निकालनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको स्कूल में भी सिखाया गया होगा ऑफ कोर्स। तो इसकी रूट्स होंगी x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर a क्या है, x² का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आप किसी और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को वैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट। उससे फर्क ही क्या पड़ता है इसको क्या बोलते हैं, बट हाँ आपको पता होना चाहिए इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दूं 2x² + 3x + 5 = 0 और आप इसको सोल्व करना चाहें तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। मैंने आपको बोला है ना 2 रूट, तो एक बार -b + दिस, एक बार -b - दिस, ऐसे हमने लेना। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो -3 + √, इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ, b², 3 का स्क्वायर 9 - 4ac, 4 दूनी 8 5 40, तो आ गया -31। बिकॉज मैंने बिना सोचे समझे नंबर्स लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2a यानी कि 4, एक बार मैंने प्लस का साइन लिया और एक बार मैंने माइनस का साइन लिया, तो इसके जो रूट्स आए हैं वो कॉम्प्लेक्स आ गए हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स रूट के अंदर नेगेटिव आ गए ना, तो इमेजिनरी रूट्स आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अभी हम करने वाले हैं, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, और उससे पहले मैं आपको विजुअली भी दिखाऊंगा कि मामला क्या है। चलिए जी देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास x एंड y एक्सिस है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दिखती कैसे है। अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा एक्सिस के ऊपर, वो दिखती कैसे है। जैसे एक लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन की तरह दिखती है, ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पैराबोला की तरह दिखती है, पैराबोला टाइप की दिखती है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे दिखेगी। मान लो आपके पास 2 तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, मेरा कपड़ा टच हो रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, जैसे कि सपोज 2x² + 3x + 5, यहां पर अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, x की वैल्यू 2 डालोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -3 डालोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा ये। तो ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ऐसे यहां पर हम x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो ये मिनिमम कितनी वैल्यू देगा, मैक्सिमम कितनी वैल्यू देगा, ये अगर एग्जामिनर पूछे तो हमारे पास 2 तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनमें ये जो a है ये एक पॉजिटिव नंबर है, और एक ऐसी है जिनमें ये a है ये नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव वाली ऐसी हो सकती हैं 3x² + 5x + 6, नेगेटिव वाली हो सकती है -4x² + x - 2। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ रही होती है।
दिस इज द ग्राफ व्हेन ए इज पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव होता है तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ रही होती है। ठीक है, तो जब ए पॉजिटिव होगा तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो 100% एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी वो पूछ ही नहीं सकता, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है, ऐसे इन्फिनिटी तक ऊपर, ये नीचे जा रही है, मैं पूरी बना नहीं सकता ना, ये इन्फिनिटी तक है। तो एग्जामिनर हमेशा मिनिमम पूछेगा कब, जब ए पॉजिटिव होएगा, और अगर गलती से ए नेगेटिव हुआ तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो एग्जामिनर पूछेगा मैक्सिमम ये ऊंचे से ऊंचा कितना है। अब ये क्या है, ये है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, जब हम अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर रख रहे हैं, कभी ये -6 आ रही है, कभी -5, कभी -3, कभी 0, कभी हो सकता है 2 आ रही हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम विजुअली एक बार देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रूट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। रूट्स होते हैं जहाँ पर ये इक्वेशन इसको काट रही हो, ये होते हैं रूट्स। मान लो यहाँ पर x की जो वैल्यू है, जहाँ पर ये x एक्सिस को काट रही है, यहाँ पर x की वैल्यू अल्फा है और यहाँ पर x की वैल्यू बीटा है। जब x की वैल्यू बीटा है तब ये इसको काट रही है, तो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है। सिमिलरली मान लो दिस इज इक्वल टू ए तो हमने वहां पर ले लिया, लेट दिस बी इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू q, तो इस इक्वेशन के रूट्स p एंड q हैं। तो मेरे को एक बात बताओगे, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है कि ये मैक्सिमम कब है, तो आप बोलोगे ये p और q के एग्जैक्टली बीच में इसने मैक्सिमम हाइट ली है। तो ये जो इक्वेशन है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेता है, ये मैं आपको बता रहा हूं कब। और ये जो इक्वेशन है ये मिनिमम वैल्यू कब लेता है, आप बोलोगे जी अल्फा और बीटा के बिल्कुल बीच में ये अपने लोएस्ट वैल्यू पर आया है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपनी मैक्सिमम या फिर अपनी मिनिमम वैल्यू, दोनों तरह की वैल्यू वो कब अचीव करेगा, वो करेगा एग्जैक्टली बिटवीन दी रूट्स पर। जब x की वैल्यू, जब रूट्स के एग्जैक्टली बीच में जो है, जब आप वो रखोगे, x की वैल्यू अगर हमने ये रखी, जब ये अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, तो दिस, अबे हद है यार, सो दिस एक्सप्रेशन विल अचीव इट्स मैक्सिमम और मिनिमम एट x इज इक्वल टू, तो रूट्स के बीच में एग्जैक्टली कब आएगा, जब इन रूट्स की एवरेज निकलेगी, एट x इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2, या फिर उस केस में अल्फा प्लस बीटा बाई 2, या फिर यार इसको ऐसे करना पड़ेगा, तंग कर रहा है, या फिर सम ऑफ रूट्स अगर थोड़ा सा और जनरलाइज हुए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या है, आप बोलोगे जी -b/a, तो -b/a/2 यानी कि -b/2a। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब आप x को -b/2a रखते हैं तो अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करता है। और वो क्या होती है, इसको जब मैं यहां पर रखूंगा मिनिमम या मैक्सिमम, इसको जब आप यहां पर रखोगे तो आपको मिल जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 4ac - b²/4a। दिस इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। x की किस वैल्यू पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, x की इस वैल्यू पर आएगी, कितनी आएगी, इतनी आएगी, समझ, दो हैं ये, x की इस वैल्यू पर ये मिनिमम या मैक्सिमम अचीव करेगी, कितनी होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम, इस फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा कितनी होगी। सिंपल सी बात है, ये दो चीजें हैं। और ज्यादा डिटेल में कैसे पता चलेगा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। इसके और भी तरीके हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा वो, ठीक है, वहां पर हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है जी नेचर ऑफ रूट्स। तो सपोज ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो तीन तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन सकती है। मैंने आपको क्या बताया, अब मैं सिर्फ ऊपर वाली आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं दिखाऊंगा, एक से ही समझ जाना। मैंने आपको क्या बताया कि रूट्स वो चीज़ें होती हैं, रूट्स वो होती हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो कई बार तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है, और कई बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है।
और कई बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। 3 तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको ग्राफ बताया। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई इस केस में जो रूट्स हैं वो कौन कौन से, मैं बोलूँगा एक तो ये वाली रूट है, एक ये वाली रूट है। अगर मैं आपसे पूछूं जो लाल रंग से मैंने ग्राफ बनाया है वहाँ पर जो रूट है वो कौन सी, आप बोलोगे एक ही रूट निकली सर यहाँ पर, तो क्योंकि रूट तो वही है जब वो एक्स एक्सिस को काट रहा होता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि ये ग्रीन वाली जो है इसने एक्स एक्सिस पर कब काटा, अब आप बोलोगे सर इसने तो काटा ही नहीं। काटा इसने 2D में आपको नहीं दिख रहा। जब मैं 3D में ये बनाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनेगा, और जिस स्थान पर ये इसको काट रही है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे या फिर वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो जब इमेजिनरी रूट्स होती हैं तो ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस से हटकर बनता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में होएगी, ax² + bx + c = 0। तो इसके रूट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, इमेजिनरी हैं, रियल हैं, कैसे हैं। यहाँ पर भी इसके 2 रूट हैं बट दोनों बराबर हैं, एक ही जगह पर ये काट रही है तो दोनों रूट बराबर हैं, 2 रूट तो मानने पड़ेंगे इसके। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य का मैंने फॉर्मूला बताया है आपको कि अगर आपको रूट्स निकालनी है तो वो होएगा -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो सबसे पहला केस हो सकता है, अब सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि b² - 4ac, मान लो दिस इज ग्रेटर देन 0, या फिर उल्टा चलें लेस देन 0 कर लेते हैं। हाँ, या फिर चलो ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, ग्रेटर देन 0 से सही रहेगा। मान लो दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है वो कुछ ऐसी लिखी है कि b² - 4ac 25 आ गया, 16 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, उस केस में क्या होएगा, ये ऐसी वाली इक्वेशन बनेगी, ये वाइट वाली। ठीक है, जो 2 रूट्स आएंगे वो ऐसे आएंगे जो रियल होंगे। ठीक है, और अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। एक बार यहां पर काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है। तो इस केस में क्या होएगा, रियल रूट होंगे, वास्तविक होंगे, एंड अनइक्वल होंगे, असमान होंगे। लेकिन यहां पर 2 केस बन सकते हैं। ये b² - 4ac ये हो सकता है एक परफेक्ट स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आया, मान लो ये 25 आ गया, √16 लोगे बाहर 5 आ जाएगा। तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में जो रूट्स होंगे वो रैशनल हो गए। वो क्या हो गए दोस्त, वो रैशनल प्री में हो गए। या फिर ये हो सकता है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मान लो ये 7 आ गया तो √7 तो सोल्व नहीं होगा, तो उस केस में इरेशनल हो गए। √7 तो √7 ही रह जाएगा ना, तो ये इरेशनल हो गए। देन तो ये तो पहला केस है। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है भाई साहब, तो मैं इसको रब कर दूं, यहां पर लिख देते हैं, रब नहीं करते हैं, इसी रंग से नहीं लिखते हैं, लाल वाले के लाल रंग से लिखते हैं। तो दूसरा केस हो सकता है कि b² - 4ac दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो √0 इज 0, तो यहां पर -b + 0 -b - 0 2 रूट कैसे बनती हैं, एक बार प्लस करके ये, एक बार माइनस करके ये, तो दोनों रूट तो सेम बन गई। +0 कर लो, -0 कर लो, सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये लाल वाला केस है। इस केस में क्या होती हैं, रूट्स रियल तो होती हैं भाई, एक रियल नंबर तो है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, हमें दिख रहा है। हाँ, लेकिन साथ में इक्वल होती हैं, समान होती हैं, वास्तविक होती हैं लेकिन समान होती हैं। तीसरा केस अपने पास है भाई साहब, ग्रीन वाला, ये वाला, when b² - 4ac is less than 0। अगर ये 0 से छोटा आ जाए, √ के नीचे आ जाए -8, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, -8। भाई किस चीज का स्क्वायर हमें -8 देता है, किसी चीज का नहीं देता, ये तो इमेजिनरी नंबर्स का देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहां पर जो रूट्स बनेंगे वो इस तरह का डायग्राम बनेगा, 2000 इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, एंड अनइक्वल होंगी। ठीक है, आप सोल्व करोगे तो मान लो यहां पर -8 आया तो 8 आयोटा हो गया, √8 आयोटा हो गया। तो एक बार +√8 आयोटा, एक बार -√8 आयोटा। 2 अनइक्वल रूट्स तो यहाँ पर बनी है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है बात।
भाई। और आगे आपको जब क्वेश्चंस करोगे तो एक आधी ऐसी बातें भी पता चलेंगी कि जो इरेशनल रूट्स हैं क्वेश्चन के अंदर अच्छे से समझोगे, और जो इमेजिनरी रूट्स हैं दीज रूट्स ओकर इन कॉन्जुगेट्स। ठीक है, कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं क्वेश्चन में पता चलेगा, उसका सॉल्यूशन देखो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान कंसेप्ट अभी हम करने वाले हैं, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। क्या कि मान लो सपोज वी हैव, कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स माइनस वन से, सॉरी एक्स प्लस ए से, किसी दूसरे फंक्शन से एक्स प्लस ए से, तो मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं। वो रिमाइंडर क्या होएगा अभी बता देता हूं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए इज एफ ऑफ माइनस ए। खत्म बात, खत्म, और कुछ नहीं। इसको अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है, क्यूबिक होना जरूरी नहीं है, चाहे कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, उसको अगर मैं एक्स प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूं और मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो एक्स की जगह माइनस ए पुट कर दो, मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। माइनस ए कैसे आया? मैं जिससे भी डिवाइड कर रहा हूं उसको जीरो के इक्वल पुट करो, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, जो भी एक्स की वैल्यू आई वो मुझे इस फंक्शन में एक्स की जगह पुट करनी है। अब इसका मतलब क्या है? एग्जामिनर का मतलब ये है भाई साहब कि मान लो अपने पास एक फंक्शन है कि मान लो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस फंक्शन को, ये एक फंक्शन है, इसको मैं डिवाइड कर दूं x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या होगा? इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो रिमाइंडर क्या होगा? तो मुझे वो रिमाइंडर पता चलेगा जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं इसको जीरो के इक्वेट पुट कर, जीरो से इक्वेट कर दूं, तो मेरी वैल्यू आई x इज इक्वल टू माइनस वन। तो मैं यहां पर x की जगह माइनस वन जो रखूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। f ऑफ माइनस वन मुझे रिमाइंडर दे देगा, दिस विल बी द रिमाइंडर। तो चेक करें एक बार क्या आएगा रिमाइंडर। तो 3 इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस 4, या फिर डायरेक्टली मैं सोल्व ही कर दूं, -3 प्लस 4 -5 -6। तो 6 और 5 11 और 3 14, 4 -10। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे ना x प्लस 1 से, तो -10 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर तो मान लो किसी केस में यहां पर जीरो आ जाए, फिर क्या? इसका मतलब उस चीज से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आया। इसका मतलब क्या? जीरो आया मतलब कि इससे वो पूरा डिवाइड हो रहा है, खत्म। वही फैक्टर थ्योरम है। तो एक हिसाब से फैक्टर थ्योरम बेटा है रिमाइंडर थ्योरम का। मान लो रिमाइंडर जीरो आया, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो वो अलग से रटने की जरूरत तो नहीं है ना। समझ गए ना? 10 की जगह जीरो आता तो मतलब इस चीज से पूरी डिवाइड हो गई। नेक्स्ट अपने पास है जी क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, उसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलता है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लो इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, हम यहां से लगते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यहां से लगे थे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आया था? कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, सी अपॉन ए आया था अगर आपको ध्यान हो तो हम यहां से लगेंगे। हाँ, यहां पर हम देखेंगे रूट्स कितनी है, यानी कि कितनी चीजों का गुणा हुआ है, ओड है या इवन है? ओड है भाई, तो मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस डी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक से कंपेयर करें इसको, मजा आएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैंने रूट्स माननी थी अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट था, सबसे पहले मैंने जितनी भी रूट्स थी सबकी एक गैंग बना दी। तो बिकॉज ये इवन है तो सी बाई ए आया था। हाँ, अब यहां पर देखते हैं। तो 3 रूट थी, मैंने 3 की 3 ले ली। अब 2 का पेयर आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो एक पेयर में कितनी है? 2 है, तो भाई साहब इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगले वाला ही आ जाएगा सी अपॉन ए।
यहाँ पर 2 रूट थी, पहले 2 ले ली, फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन है, एक एक को ले लूँ। तो एक गैंग में ओड है या इवन है? जो सम है एक एक का ही है, ओडी है। जिन भी चीज़ों का सम है वो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ओडी है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए आया था। अगर आप मेरी बातों को पहली बार में ना समझ पाए तो टेंशन मत लेना, थोड़ी सी तेज ही बता रहा हूँ ताकि मिनिमम टाइम में आपको मैं करवा सकूँ। ठीक है, जब आप बार बार करोगे इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एक को लूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक गैंग में एक एक है यानी कि ओड है, यानी कि अब की बार वैसे अगली चीज़ आ जाएगी और नेगेटिव होएगी, माइनस बी अपॉन। तो समझ में आ गई बात? आर यू रेडी गाइस अगली चीज करने के लिए? तो ये समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, तो अब एक और बात, अगर मुझे पता है अगर मुझे क्यूबिक इक्वेशन की तीनों रूट्स का पता है कि तीनों रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ क्यूबिक इक्वेशन को। कैसे मैं लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक एक का सम आएगा यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर बिकॉज एक एक हैं, एक्स स्क्वेयर। फिर आगे आएंगे दो दो की गैंग, दो दो की गैंग है तो प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, आगे माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसकी ये रूट्स। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी इक्वेशन लिखो जिसकी रूट्स 1 2 3 है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3 और 2 5 और 1 6, 6x स्क्वायर। फिर दो दो की गैंग बनाएंगे ऐसे, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है जी? 2, इन दोनों का 3 दूनी 6, इन दोनों का 3, 6 और 3 9 और 2 11 प्लस 11x माइनस सभी का प्रोडक्ट क्या है? 3 दूनी 6 एकम 6, 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं। अब आप बोलोगे सर इसका उल्टा भी सिखा दो। यहाँ पर अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो रूट्स कैसे निकालेंगे? तो वो जब आपके सामने एक्चुअल क्वेश्चन होगा उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगा।